أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस्त दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरीब आसमानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइटिंग दी डार्कनेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया दिन, एक नए जज्बे के साथ हम हाज़िर हैं और हमारे क्रिकेट की एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट होना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस सिलसिले में यहाँ पे इंडिविजुअली हमने एक्सरसाइजेज़ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर दिया है। तो इंशाल्लाह आज आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सर अनवर अली सियाल साहब के साथ मिलवाएंगे, जो कि एज ए जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल में एज ए डायरेक्टर फाइनेंस अपना सर्व कर रहे हैं। तो सर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कैटेगराइज किस तरह किया जाता है विजन के हवाले से मेडिकली ब्लाइंड लोगों को? हमारे यहाँ जी 3 कैटेगरीज़ हैं, B3, B2 और B1। ये WHO का क्राइटेरिया है और पूरी दुनिया से फॉलो करती है। 7 मीटर्स तक जो है, 7 से 9 मीटर्स तक अमूमन B3 देखते हैं और जो 3 से 4-5 मीटर्स तक जो है वो B2 देखते हैं। और जो B1 कैटेगरी ये टोटली ब्लाइंड होते हैं और इस तरह से 11 खिलाड़ियों का ये कम्बिनेशन होता है, जिसमें 4 B1, 3 B2 और 4 B3 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन 3 कैटेगरीज़ के ऊपर मुश्तमिल हमारी टीम होती है। टोटल 11 प्लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो सर आप शॉर्टली ये बता दीजिए कि अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से कहाँ कहाँ आ रहे हैं और आप एज ए जनरल सेक्रेटरी और आपका क्लब क्या किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है प्लेयर्स को? फैसलाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड की बात करें तो इंशाल्लाह हम अब चूँकि सीज़न शुरू हो रहा है तो कोरोना का सबसे पहले तो हम टेस्ट कराएंगे तमाम अपने बच्चों का और उसके बाद फिर इनको ग्राउंड में फैसिलिटेट करेंगे। आज ही हमने एक पार्टी से बात की है कि वो हमें अपने स्कूल में ग्राउंड दे दें ताकि हम वहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें। इसके अलावा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल उसकी अगर हवाले से हम बात करें तो वो अक्टूबर में इस्लामाबाद में वनडे की एक लीग करा रहे हैं और उसके अलावा फिर ग्रेड 2 का जो टूर्नामेंट है वो कराची में एक्सपेक्टेड है। तो अभी तो यही अपकमिंग्स हैं और बाकी जो क्लब्स हैं वो अपने तई टूर्नामेंट्स भी अरेंज कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह सीरीज़ और टूर्नामेंट का सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला में मदद करेगा और हम टूर्नामेंट करवाएंगे और सीरीज़ करवाएंगे ज़रूर। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के कैप्टन हाफिज़ बिलाल हसन साहब के साथ। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब। आप हमारे कैप्टन हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। सबसे पहले तो आज आप काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से आपको ग्राउंड में देखा, बहुत खुशी हो रही है। कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ पड़ा था। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कब से एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बताइए कि आप चूँकि टोटली ब्लाइंड हैं, ग्राउंड में देख नहीं सकते, तो आप कैसे मैनेज करते हैं फील्डिंग को और बाकी तमाम मामलात को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 1 साल से जो है वो सर्व कर रहा हूँ फैसलाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड को एज ए कैप्टन। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि फील्डिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, तो वो जो हमारे पार्शली प्लेयर्स होते हैं और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट करके अगर कहीं पे फील्डिंग को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो टाइम टू टाइम उनके साथ मिलके चेंज कर लेते हैं। बाकी प्लेयर्स को बता देते हैं कि आपकी ये पोजीशन है, आपकी ये पोजीशन है, तो वो उस तरह से प्लेयर्स को जो है वो पता होता है। सारी बात है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं सब, तो सबको जो है वो बताने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। तो पार्शलीज के साथ मिलके जो है वो फील्डिंग वगैरह मैनेज हो जाती है। ज़बरदस्त। तो अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बहुत सीनियर प्लेयर और माशाल्लाह हमारी टीम के बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, हमज़ा साहब। हमज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे तो काफ़ी हमारी मुलाकात रहती है, लोगों ने आपको पहले भी देखा हुआ है। आप ये बताएं कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और कब से आप मैं 2009 से B1 कैटेगरी में फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 2015 से एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपकमिंग आपका क्लब, चूँकि आप एग्जेक्टिव में भी हैं, एज ए PRO आप काम करते हैं, तो अपकमिंग आप एक्टिविटीज़ के हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें कि क्या करने वाले हैं? वैसे तो शुरू नहीं हुई, लेकिन हम अपने तौर पे यहाँ डिसेबल पार्क के अंदर कुछ प्लेयर जो हमारे लीग खेलने जा रहे हैं, जैसा कि अनवर साहब ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में लीग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पर हमारे 2 प्लेयर PBCC ने सेलेक्ट किए हैं, इजाज़ और नुमान। उनको हम यहाँ पर ट्रेन करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अब आपकी मुलाकात कराते हैं अपने क्लब के एक और बड़े बेहतरीन प्लेयर नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि कब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? Thank you so much for having me here.
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2010 से फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद का एज ए कैप्टन भी सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया विच इज़ गिवन टू टॉप 18 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ट्रायल्स ऑफ पाकिस्तान so many times, but haplessly couldn't touch Pakistan, couldn't represent Pakistan, but inshallah sooner or later you will see me play for Pakistan. ज़बरदस्त, वेल डन। यही जज्बा होना चाहिए एक प्लेयर का। तो इसके अलावा हमारे कुछ और प्लेयर्स भी यहाँ हैं। असद साहब हैं, कैटेगरी B3 से खेलते हैं हमारी टीम में। इसके अलावा अब्दुर्रहमान साहब हैं। तो चूँकि अब टाइम बहुत शॉर्ट है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो अब एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। आज आप हमें यहाँ एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा बहुत हम फील्डिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। आप जब देखेंगे तो यकीनन ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। Moving with the motion, following the light that sets me वेलकम बैक जी। एक्सरसाइज हो गई और बड़ा मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद आज हम यहाँ एक्सरसाइज के लिए जमा हुए हैं। तो अब थोड़ी सी यहाँ फील्डिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस करेंगे और बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में जो बॉल है इसके बारे में आपको बताएं। ये बॉल पहले इंडिया में तैयार होती थी। ये हार्ड प्लास्टिक होता है और इसके अंदर बॉल बेरिंग्स होते हैं जो कि लोहे के होते हैं। और जो हार्ड बॉल होती है उसका वेट 100 ग्राम होता है, जबकि इस बॉल का वेट जो है वो 80 ग्राम है। यानी कि ये हार्ड बॉल की तरह की बॉल है। और पहले ये इंडिया में तैयार होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये बॉल हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल तैयार करके पूरी दुनिया में भेज रही है। रनिंग, एक्सरसाइज और फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद अब बारी है बॉलिंग प्रैक्टिस की। तो ब्लाइंड क्रिकेट में बॉल अंडर आर्म की जाती है। असद साहब आपको बॉल करके दिखाएंगे हम कैसे बॉल करते हैं। ये था जी आज का हमारा छोटा सा सेशन। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चंद वजूहात थी जिनकी वजह से हम वीडियो ना बना पाए और आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज का दिन हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए एक बहुत स्पेशल दिन है और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज का दिन हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज के दिन हम ब्रेल डे मनाते हैं। और ब्रेल डे और ब्रेल है क्या, ब्रेल किसने ईजाद की, इस हवाले से हमारे साथ म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के लेक्चरर उर्दू हमजा महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो हमजा साहब आपको बताएंगे कि ब्रेल का चूँकि हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, किस तरह से अहम किरदार है और ब्रेल किसने ईजाद की और ब्रेल है क्या, इस हवाले से
हमजा साहब से बात करते हैं। जी हमजा साहब। खालसा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी ब्रेल डे। तो नाज़रीन के लिए बताते चलें कि 4 जनवरी से जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान भर जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये जो 4 जनवरी का दिन है ये ब्रेल डे मनाया जाता है। ये जो ब्रेल है ये मेरे हाथ में आप देख भी सकते हैं, ये एक तर्ज तहरीर है, एक उभरी हुई लिखाई होती है जो नाबीना अफराद जिसको महसूस करके पढ़ते हैं। और ये ब्रेल एक इंसान का नाम था, एक किरदार का नाम था, एक मोहसिन का नाम था जिसका नाम था लुइस ब्रेल, जिसके योम विलादत के दिन से ही उसकी निस्बत से जिसने इसको ईजाद किया था ब्रेल को, उसी की योम विलादत को आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इस वजह से कि उसकी इस खिदमात को, उसकी इस ईजाद को खिराज तहसीन पेश किया जाए, क्योंकि ये वो तर्ज तहरीर था जिसके ज़रिए से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। ये वो तर्ज तहरीर था जिससे नबीना अफराद की ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को चेंज किया। और इसी जो राइटिंग टेक्निक थी ये उसने ईजाद की थी एक कैप्टन चार्ल्स बेबिज थे, जिनकी नाइट राइटिंग टेक्निक थी, जिसको थोड़ा बहुत तब्दील करके उन्होंने 4 नुकात पर मुश्तमिल इस तहरीर को ईजाद किया जिसे हम ब्रेल कहते हैं। जी तो हमजा साहब, इसको लुइस ब्रेल साहब ने फिर किस तरह से चेंज किया और अब ब्रेल कितने डोर्स पर मुश्तमिल है और कितनी अशकाल बनती है, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। असल में लुइस ब्रेल साहब इब्तिदा में जब मुकम्मल तौर पे साइटेड थे, नज़र आता था उनको उनके वालिद साहब का चमड़े का कारोबार था ना, तो वहाँ पर जब उनकी वर्कशॉप में वो जाया करते थे तो वहाँ पर उनका एक सुआ लगने से उनकी आँख जो थी उनकी बेनाई चली। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है तो उनके वालिद साहब ने रूफ़ ताजीद चमड़े से बनाकर उनको दिए, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। 1809 की जो उनका सने जो विलादत है 1809 है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब टेक्निक ईजाद करना चाहिए तो एक नाइट राइटिंग टेक्निक, जैसा मैंने पहले कहा कि वो आवाज़ को, अल्फाज को कोड्स में तब्दील करते थे। 12 नुकात पर ये मुश्तमिल होती थी। फिर ये जिद्दत के बाद 6 नुकात पर मुश्तमिल हो गई और ये 6 नुकात पर ही आज पूरी दुनिया इसको यूटिलाइज़ कर रही है। मासिवाय चाइना जो है वो इससे ज़्यादा नुकात पर मुश्तमिल है, जो ब्रेल राइटिंग वहाँ पे टेक्निक यूज हो रही है। बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं हमारे मोहसिन, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर। आप लेक्चरर हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। आप अनवर अली सियाल साहब से बात करते हैं। सर, आप बताएं कि ब्रेल का आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है आप तक? जी, जैसा कि हमजा साहब ने बताया, ब्रेल ने हमारी बसारत से महरूम जो लोग हैं मेरे समेत, उसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लाया और हम ज़िंदगी के हर शोबा में मेरे समेत और हमारे और दोस्त जो हैं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कम्युनिटी है, ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो अपने अपनी जगह पे अपने शोबा में इस ब्रेल की मनहूने मिन्नत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और इस ब्रेल ने हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा किया है। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिपेंडेंट हैं। हम जो है अपनी ज़िंदगी के हर मामलात को ब्रेल के ज़रिए से बखूबी सरअंजाम दे लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और ब्रेल के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊं कि ब्रेल जैसा कि हमजा साहब ने बताया कि 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स को मुख्तलिफ टाइप्स में हम लिखते हैं, तो ये टोटल 63 अशकाल बनती हैं ब्रेल। और ब्रेल की अब तक ब्रेल में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक लिखा गया है, तर्जुमा तफसीर लिखा गया है और बहुत सारी अनगिनत बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी किताबें हैं, जैसे बांगे दरा हैं, उनको भी ब्रेल में लिखा गया। और ब्रेल का हम सब नाबीना अफराद की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। हमने अपनी स्कूलिंग जो है ब्रेल की मदद से की, इसी से हमने लिखा, इसी से पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है अपनी अपनी जगह किसी न किसी मुकाम पे इस ब्रेल की वजह से पहुँचे हुए हैं। तो हमारे दरमियान हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम दाऊद सलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, इसके साथ साथ जुबली इंश्योरेंस में जॉब कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। दाऊद साहब, आपकी ज़िंदगी में ब्रेल का आप तक क्या किरदार रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, ख़ास तौर पे ब्रेल के हवाले से। ब्रेल जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही एक अहम समय मेरी साबित हुई, जिसकी वजह से जिसकी आज जो मनून मिन्नत जो है मैं
आज जुबली तकाफल में एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि अगर ब्रेल होती शायद मे भी मैं इस मकाम पे आज ना होता। तो ये ब्रेल ही है जिसने हमें इस मकाम पर पहुँचाया है। इसके अलावा मैं फैसलाबाद के क्लब ऑफ द ब्लाइंड के एज अ प्रेसिडेंट होने के सभी जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ कि इसको सही तरीके से निभाऊँ। तो ब्रेल ने बहुत कुछ बदला और ब्रेल ने ही हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस मकाम पर बैठे हैं आपके सामने और आपसे जो है वो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं हाफिज़ बिलाल हसन साहब से, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ब्रेल ने अब तक इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई और ब्रेल की वजह से ये किस मुकाम तक है। जी बिलाल साहब। हमारे सबसे पहले तो ये शुक्रिया जाएगी आपका कि आपने आज ब्रेल डे के मौका पर जो है वो बोलने का मौका दिया। ब्रेल बेसिकली ब्रेल ने हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत अहम रोल अदा किया। जब हम स्टार्ट किया स्कूल स्टार्ट की और स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक, तो पहले ये होता था कि जब बुक्स नहीं थी ऐसे और बीए में बुक्स नहीं थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बुक्स नहीं थी मतलब ब्रेल में। तो जैसे ही वो ब्रेल में कन्वर्ट हुई और अब जो है वो लोग यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो है वो उसको जो है वो अपने यूज़ कर रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ में भी और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी। तो ये बहुत बड़ा एक काम था जो न्यूज़ ब्रेल हमारे कर गए। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। और आखिर में अनवर साहब से बात करते हैं। सर, आप थोड़ा सा ये बताएं कि ब्रेल हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अब तक हमने इस राइटिंग सेटअप के थ्रू बहुत कुछ हमने अचीव किया है। मज़ीद हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम PPSC का टेस्ट हमारे दोस्त देने जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में जितने ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनको राइटर की मदद से पेपर देने पड़ते हैं। तो किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है और ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है इस ब्रेल की वजह से। जैसा कि हम पहले गुफ्तगू में कह चुके हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ब्रेल ने इंकलाब लाया है, तो मैं इस मौका पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबा में जहाँ भी लिखने पढ़ने का कोई अमल दखल है तो वहाँ पे ब्रेल राइटिंग में भी ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकें, पढ़ भी सकें। और जितनी अद्वियात आती हैं या दूसरी खुर्दोनोश की अशिया मार्केट में आती हैं या फिर साइन बोर्ड्स हैं, तो उन पे ये मुमकिन बनाया जाए कि ब्रेल राइटिंग में चीज़ों को वहाँ पे लिखा जाए ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी खरीद सकें और हम अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ हम इंडिपेंडेंटली मूव भी साइन बोर्ड पढ़ने के बाद कर सकें, जो बाकी दुनिया में मौजूद है लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी कमी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आला अपने इक़्तिदार के जो लोग हैं हमारे उनसे कि वो इसको मुमकिन बनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब केक सेरेमनी, हम केक भी काटेंगे और इंजॉय भी करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। तो आखिर में इससे पहले कि हम केक सेरेमनी की तरफ जाएं, मैं हमजा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनके पास एक ब्रेल में लिखी तहरीर है जो कि शायद आप कैमरे से ना देख सकें चूँकि बहुत बारीक लिखा हुआ होता है, लेकिन हमजा साहब से दरख्वास्त है कि वो कुछ ना कुछ हमें ब्रेल राइटिंग के थ्रू कुछ ना कुछ हमें पढ़ के भी बताएं कि इसको कैसा पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। हमें अपनी उंगलियों से महसूस करके बिलाल साहब, ये राजेश मोहन जी हमारे दोस्त हैं, नाबीना शायर हैं, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उन्हीं के 2 शेर मैंने ब्रेल राइटिंग करके तहरीर को इस्तेमाल करते हुए लिखे थे। मैं महसूस करके पढ़ के नाज़रीन से नज़र करता हूँ कि दिल जैसा निगाहों को हुनर क्यों नहीं आता, दिल जैसा निगाहों को हुनर क्यों नहीं आता, महसूस जो होता है नज़र क्यों नहीं आता। सुनता हूँ मैं साथी कोई मंजिल पे खड़ा है, सुनता हूँ मैं साथी कोई मंजिल पे खड़ा है, साथी है तो दौरान सफ़र क्यों नहीं आता। बहुत खूब हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम जाएंगे केक
वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक नया व्लॉग लेके, एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि एक ब्लाइंड जिसको बिल्कुल नज़र नहीं आता वो बाइक कैसे ड्राइव कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह मैं ख़ुद आपको बाइक ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। मेरे चूँकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मुझे एक गाइड की ज़रूरत है और अब इसमें होगा क्या कि मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त बाइक पे उमर भाई क्या करेंगे कि मुझे यहाँ से बाजुओं से, उमर भाई हाथ रखिए, यहाँ से मुझे उमर भाई टच करेंगे बाजुओं से और हल्का सा हाथ रखेंगे क्योंकि हल्का मुझे चूँकि इंडिकेशन की ज़रूरत है तो हल्का सा ये मुझे यहाँ से जो है हम चूँकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है और अब ये है कि ये मुझे हाथों से उंगलियों से गाइड करेंगे। जो हमारे कुछ हमने साइंस रखे हुए हैं, डिसाइड किए हुए हैं, तो उन साइंस के ज़रिए ये मुझे गाइड करेंगे और मैं आपको बाइक चला के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पहले हम आपको अपनी कॉलोनी में ड्राइव करके दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मेन रोड पे भी आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। तो चलें हमारे साथ। तो जी हम आ चुके हैं किनार रोड पे, अभी इंशाल्लाह आपको मेन रोड पे ड्राइव करके दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। अभी आपने देखा कि मैंने फैसलाबाद का बहुत बिजी रोड है, मेन रोड है, किनार रोड, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको 1 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके दिखाई है और अब मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी फास्ट ड्राइविंग करके दिखाऊंगा कि आप ये देख सकें कि क्या मैं फास्ट ड्राइविंग भी कर सकता हूँ कि नहीं। ये जी कैमरामैन से लगी है रेस, तो आइए हमारे साथ आपको रेस दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब इस चैनल पे बहुत सारी मुनफरिद वीडियोस आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। आप ठीक कह रहे हैं नहीं, इसका फ़ैसला अफसर करेगा, वो आएगा सुबह, आप सुबह तक इधर ही बैठे। मैंने कहा ठीक है यार, फिर वाईफाई पासवर्ड बता दो। तो वो बड़े हैरान थे कि तुम वाईफाई पासवर्ड क्या करोगे, तुम्हें तो नज़र नहीं आता। मैंने लैपटॉप निकाला, वो स्टाफ आके देखे, कोई वो खबर फैल गई कि जी एक बंदे को रोका है। बीच में एक लड़की ने तो मुझे ये भी आके पूछा कि आपका ताल्लुक कोई इसराइल से तो नहीं है जो आपको बैठा लिया है। तो मैं सुबह 9 बजे अब अफसर आया, उसे समझना है कि ये क्या मामला है यार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइटिंग दी डार्कनेस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ख़ास, बहुत अच्छे दोस्त के पास तशरीफ़ रखता हूं मैं और वो मेरे पास तशरीफ़ रखते हैं अहमद भाई। मेरे रोल मॉडल हैं और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी इनको रोल मॉडल के तौर पे लेती है। आज आपकी मुलाकात अहमद भाई से कराएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो इनसे करने हैं, इनके हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुँचानी है। तो अहमद भाई, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपके इस इंट्रो का। मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता, लेकिन बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अहमद भाई, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी स्किल से नवाजा हुआ है, तो बिल्कुल आप इन अल्फाज के लायक हैं और शायद मेरे पास अल्फाज की कमी है कि मैं उन अल्फाज में आपको ना बता सकूं अहमद भाई कितने काबिल आदमी हैं। तो अहमद भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कैसे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई बुखार नज़ला वगैरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अच्छा ये बताइए कि आप ब्लाइंड कब हुए थे? जी जब मैं असल में 2-4 साल का हुआ तो मुझे पता चला मैं ब्लाइंड हूँ। तो उससे पहले अगर मैं ठीक था तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ।
सही है, अम्मी भी यही बताती होंगी यकीनन। जी जी। सही है। अच्छा अहमद भाई ये बताइए कि बचपन कैसा गुजरा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक तालीम हासिल की? बचपन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था जी। उसमें जैसे सब लोग शरारतें करते हैं और पेरेंट्स को अवेयरनेस थी स्कूल वगैरह की, तो वो क्योंकि बचपन में ही आपका डिफ़ाइन होता है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, और आपके जो पेरेंट्स का उस टाइम पे रिएक्शन होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि आपके बेटे को या बेटी को ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ वेरी क्रूशल फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तो मेरे वालिदैन को पता था, वो यहाँ पे एक अल फैसल मरकज़ नाबीना जहाँ से आपने भी तालीम हासिल की, वहाँ से मैंने प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल की, और वहाँ पे उस वक़्त बहुत अच्छा निज़ाम था। टीचर्स वर वेरी वेल इक्विप्ड टू टीच द स्टूडेंट्स विद द बेसिक एजुकेशन इंक्लूडिंग ब्रेल एज़ वेल एज़ कंप्यूटर की तालीम भी मैंने वहीं से ली, मैथ कैसे करना है। तो जब मेरे पास वो बेसिक टेक्निक्स और स्किल्स और एजुकेशन और ट्रेनिंग आ गई, तो फिर मैंने डिविजनल पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया। तो मुझे एक्चुअली वालिद साहब बुक्स वगैरह ला देते थे और मुझे कहते थे ले पढ़ो, तो बुक्स रीडिंग का शौक़ हुआ, उसने भी दिमाग को खोला, हराइजन्स नई नई चीज़ें दिखाई, नए नए जहाँ सोच में लेके आए। तो उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज से ICOM किया और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने BBA किया फाइनेंस में। अच्छा अहमद भाई मैं खुद बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, आपको पता है, और मेरे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत गलत होते थे। जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठा तब तक मुझे पता ही नहीं था ट्रेन कैसी होती है। और इस तरह मुझे अभी भी याद है, हमारी जो फीमेल टीचर्स होती थी स्कूल में, वो चीज़ों को टच करवा के महसूस करा के बताया करती थी कि ये प्याज है, ये आलू है, ये फलां है। तो लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको लेके कि बाय बर्थ ब्लाइंड जो होता है उस मतलब जब तक वो किसी चीज़ को देखता नहीं है तब तक तो उसे पता ही नहीं होता कि यार ये चीज़ कैसी होगी और ये कैसी होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो इस फील्ड में आप कैसे आए? मतलब पूरा इसमें तो मैथमेटिक्स होता है और बड़ा टफ है ये सब, तो कैसे किया आपने? जी बड़े अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं, मैं इनको टर्न बाय टर्न आंसर करता हूँ। सबसे पहले आपने बात की कॉन्सेप्ट्स की। देखें जो नज़र वाला एक बंदा है ना, वो बच्चा जो है वो देख के कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आ जाता है, ये ट्रेन है, ये एरोप्लेन है, ये इतना बड़ा है, ये गाड़ी है। लेकिन हमारे केस में उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेने के लिए, उससे रिलेटेड जजमेंट बनाने के लिए उसको टच करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको अपने फ़र्स्ट आंसर में बताया कि मेरे वालिद साहब बहुत इस बारे में केयर करते थे, तो वो मुझे, जैसे आपने ट्रेन की एग्जांपल दी, वो मुझे ट्रेन में लेके गए, मुझे एक एक बर्थ को, सीट को उन्होंने हाथ लगवाया। इवन जाके जो फ्रंट पे इंजन में जो ड्राइवर बैठता है उससे भी मलवाया, उसके लीवर वगैरह भी हाथ टच करवाए। तो मैंने उनसे कहा मेरा टायरों को भी हाथ लगवाए तो मुझे याद है उन्होंने नहीं लगवाया, वो बाद में मुझे समझ आया कि वो गंदे होंगे, ज़ाहिरी बात है। तो इसी तरह उन्होंने गाड़ी का, बाइक का, साइकिल मुझे ले दी, मुझे कहना मैं मेरे साथ चलाओ आप रोड पे। मैंने कहना मैं किसी में लग जाऊंगा। उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ़ वाली बात की है तुमने। मैंने कहा वो कैसे? कहते यार जब कोई चीज़ आएगी तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो डरते किस बात से हो, चलो भागो, बहादुरों की तरह चला करो, ये वो। तो वो काफ़ी ज़्यादा करते थे, कॉन्फिडेंस देते थे, और ख़ुद मुझे कहते थे लोगों से डील किया करो, अपनी ट्यूशन की फ़ीस खुद तय करो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन तुम, ताकि तुम्हें बड़े होके भी लोगों से डील करना आए। तो इट वाज पार्ट ऑफ, जिसे आप कहते हैं तरबियत। इस तरह उन्होंने फिर ग्रो किया, और तो मैं इस काबिल हुआ कि कुछ ना कुछ हिलजुल कर सकूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, जब आपने BBA किया तब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कम्युनिटी में आपके अलावा कोई और एग्जाम्पल थी जिसने BBA किया हुआ था, तो आप इस तरफ कैसे आए? मतलब जब मैं 10th में था तो मेरे वालिद साहब ने पूछा आपने बड़े होके क्या करना है, आई मीन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या? मैंने पूछा आप जो काम करते हैं वही कर लूँगा। उन्होंने कहा मैं बिज़नेस करता हूँ। मैंने कहा मैं भी वही कर लूँगा। तो उन्होंने कहा फिर आप पता करो ताकि आप वही रेलिवेंट एजुकेशन लो जो उसके लिए ज़रूरी है, बिज़नेस में आपके काम भी आए। तो मुझे किसी ने बताया भी MBA कर लेना, तो इसलिए फिर मुझे फिर पता चला BBA जो इक्विवेलेंट होता है MBA के लिए, उसी वजह से मैंने ICOM किया। आपने पहले मुझसे साइंस में मैट्रिक का भी पूछा था। असल में हुआ ये कि जब मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल में गया तो वहाँ पे आर्ट्स के साथ मैट्रिक था ही नहीं, और जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ मेरे दोस्त नहीं बनते थे, लेकिन 8th क्लास तक मेरे इतने दोस्त बन गए, मेरा दिल नहीं करता था छोड़ने को। मैंने सोचा यार मैं भी इनके साथ साइंस में एडमिशन ले लूँगा। हुआ ठीक है, नहीं तो दोस्त नहीं छोड़ने। तो उसी चक्कर में जब मैंने देखा कि प्रैक्टिकल हैं क्या,
तो आप यकीन जाने वो हमें बिल्कुल गलत बताया जाता है। वो इतने आसान प्रैक्टिकल हैं कि साइटेड लोगों को भी अगर वो ना समझने वाले वो नहीं आते। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का मुझे याद है एक प्रैक्टिकल था कि आपने सिर्फ एक लैब में ना एक पेपर डबोना है केमिकल में, उसे कहते थे पीएच चेक करनी है, और प्रैक्टिकल के एंड में सिर्फ ये बताना होता था कि इसका 7 से बिलो है, 7 से ऊपर है या 7 है, ठीक है ना। वो इतना आसान था, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आ गया, कंप्यूटर में भी इस तरह हो गया, और ये 2 सब्जेक्ट के और फिज़िक्स का, लेकिन वो बहुत इजी प्रैक्टिकल्स थे। और उनको करने की वजह से मेरा न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा इसको इसमें माइनस कर दें, इसको इसमें प्लस कर दें। मेरा फिर मैथ में इंटरेस्ट बन गया और बीबीए करने में भी कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इंग्लिश थी। और जो मेरे साथ जीसी में स्टूडेंट्स आए थे उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उनसे कहा लो भी ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें इंग्लिश में नहीं प्रॉब्लम आने दूंगा। उन्होंने कहा हम आपको मैथ में नहीं प्रॉब्लम आने देंगे। तो मिलजुल के ये इसमें की एडवाइस है मेरे अपने लिए भी और सब देखने वालों के लिए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें ज़्यादातर सिंपैथी नहीं होती, उसमें आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। अगर एक फेवर लेनी है तो एक देनी भी है, फिर वो रिलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में लॉन्ग टर्म चलता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी हुआ, वो मुझसे इंग्लिश जब समझ लेते थे, लंबे लंबे आर्टिकल्स मैं उन्हें पढ़ के एक्सप्लेन कर देता था, तो मैथ में मैं बिल्कुल फ़ारग था, वो फिर मुझे बैठ के एक्सेल पे करवा देते थे और मेरे न्यूमेरिकल हो जाते थे। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि बीबीए आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया अब तक? बीबीए जब मैंने कर लिया तो मेरे वालिद साहब से मैंने कहा मैं सीएसएस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरा बिज़नेस है इधर यूएई में, तो आप इधर आ जाओ, वो हम मिल के करते हैं। तो मैं पहले तो परेशान हुआ कि पाकिस्तान में सारे दोस्त हैं, मैं उधर जाके क्या करूँगा। चलो वो से मिला, ठीक है, यहाँ तक फैमिली के साथ रह लिया कुछ दिन, लेकिन फिर मैं चला गया, सारी फैमिली उधर थी। तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे अपनी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में गया जॉब लेने के लिए, या कि कुछ कर सकूं, टाइम गुजार सकूं। तो अबू मेरे पास बीबीए करने की वजह से थियोरेटिकल सारी ट्रेनिंग थी अकाउंटिंग की, कैसे बैंक से डील करना चाहिए, किस तरह। देखें जो बिजनेसमैन पढ़ा लिखा नहीं है ना, बैंक की उसे समझ नहीं आती, उसे बंदा रखना पड़ता है बिल्कुल, जो उन्हें एक्सप्लेन करे कि बैंक आपसे ये चाह रहा है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा नॉलेज था। तो वालिद साहब के पास प्रैक्टिकल था, उन्होंने चीज़ें बताई, समझाई, कस्टमर से मिलवाया, और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि जो हमें क्लासरूम में पढ़ाया गया है वो सिर्फ 30-40% होगा टोटल गेम का। उन्होंने 3 माह मुझे सिखाई चीज़ें, फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई सडन हार्ट अटैक से। तो उसके बाद मैं बड़ा था और लेकिन मुझे नज़र का मसला था, तो मेरी वालदा ने और छोटे भाई ने, इन्होंने जहाँ पे मुझे जैसे कलर्स के मामले में हेल्प चाहिए होती थी या रास्ते कहीं जाना है, तो इनको मैं छोटे भाई को साथ ले जाता था और वालदा ने काफ़ी गाइड किया कलर्स के मामले में। तो इस तरह फिर उस बिज़नेस को कंटिन्यू किया वालिद साहब वाले। तो पहले हम पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे थे, बाद में फिर ये हुआ कि ख़ुद आके यहाँ पे सेटिंग कर ली। अच्छा इस दौरान मैंने शारजा में उस वक़्त ऐसे टफ़ दिन थे कि मैं 8 से 1 बजे तक वहाँ जॉब भी करता था, कंप्यूटर पढ़ाता था अरब्स को शारजा में। तो वहाँ का बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपके साथ वाक़या शेयर करूँगा। तो जब मैं पहले शुरू में वहाँ गया, उन्होंने कहा जी आप जो है ना हमारे बंदों को कंप्यूटर सिखाना है आपने। मुझे आईटी का शौक़ था, मैं कहा ठीक है जी सिखा देंगे। आए मैंने पाकिस्तानी नहीं जैसे कोई काम आता हो या ना हो। तो चले गए लैब में, अब वो 4 अरबी बैठे, अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती। मैं क्या बढ़ गए भी है, बेइज्जती हो जानी अपनी भी तो पाकिस्तान की भी। सही। तो अब मैं सोचूं यार क्या करें। मैंने हिम्मत करके ना बिस्मिल्लाह पढ़ के उनसे सलाम दुआ शुरू की। तो एक बंदे को ना टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, वो रासल खैमा का था, मोहम्मद उसका नाम था। तो मैंने ना उसे कहा देखो मैं तुम्हें आप कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बाद में ना तुमने अपने दोस्तों को करनी है अरबी में। मेरा था कि जब ये उन्हें करेगा ना तो मैं कीवर्ड्स पिक कर लूँगा। बिल्कुल। तो वो अब देखें, अब मैं कहूँ मैंने ये उस टाइम तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह इज़्ज़त रख लें कि मैं नाकाम गया तो मज़ा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ना उसमें ऐसी बरकत डाली कि मैंने वो अरबी से कहा देखो कीबोर्ड, दिस इज़ कीबोर्ड। उसने कहा कीबोर्ड, मैंने कहा दिस इज़ ए पुट फिंगर ए। इस तरह करके उसे एक्सप्लेन किया।
तो जब उसे कहा कि अब इस दूसरे बंदे को एक्सप्लेन करो, वो उसे कहता था रक्कब असबिया अलल ए, मैं समझ ला गई असबिया उंगली, सही रक्कब कह रहा है रखो। तो फिर तीसरे चौथे को मैंने खुद समझा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 10वें दिन जो था ना, जब मैंने उनसे कहा लो जी 10 डेज़ की ट्रेनिंग थी वो आपकी ख़त्म हो गई है, और 10 डेज़ में अपनी ईमेल चेक करने के काबिल हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा जी हमने तो और पढ़ना है, आप इसे क्लोज़ क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो मुझे जो ऑर्डर था मैंने वो कर दिया, अब आप जाके अपने एसोसिएशन से बात करो। फिर उन्होंने मुझे कहा देखिए हम आपको ना परमानेंट जॉब देना चाहते हैं, यहाँ पे आप हमारे बच्चों को ट्रेन करें। तो मैंने कहा उनसे ठीक है जी मैं हाज़िर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम में आ सकता हूँ, इवनिंग में मैं अपने वालिद साहब के साथ होता हूँ या। तो उन्होंने फिर मेरी उनसे यही बात हुई 4 घंटे के लिए आना है, मेरी जॉब अलहमदा हुई। फिर जब वालिद साहब की डेथ हुई तो मुझे वीज़ा भी उन्होंने दिया गवर्नमेंट का अपनी, तो बाद में लेकिन मैंने ये जॉब छोड़ दी। लेकिन अब भी जब मैं वहाँ जाता हूँ महीने 2 महीने बाद, तो मैं अपने देखें वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं बिल्कुल, और पैसा ना हो या ना हो लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको भी इस चीज़ में IT में इक्विप्ड करना, तो उनके साथ भी चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि तब से लेके क्या किया, बिज़नेस पे तवज्जो दी, अपनी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, लर्निंग की, आप लोगों के साथ भी खेले, कुछ क्रिकेट खेली, कुछ चेस खेली, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है। फिर बीच में शादी भी हो गई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है। और बिज़नेसेस में मैंने फिर एक ये प्रॉपर्टी का शुरू किया इसी ऑफिस में, और एक बच्चों का प्ले लैंड बनाया इधर ईडन वैली में। अब इंशाल्लाह ट्रैवल एजेंसी शुरू कर रहे हैं और कुछ अपने ही बिज़नेस को एक्सपेंड किया। तो ये कोई पिछले 6-7 साल में किया अभी तक। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई और आपका बिज़नेस क्या है ये भी बताएं साथ में। जी मैं यहाँ से यूनिफॉर्म्स बेड शीट्स भेजता हूँ UAE, वहाँ भी हमारी अपनी कंपनी है, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयज़ हैं। तो वैसे तो मैं यहीं पे बैठ के मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो 15-20 दिन के लिए वहाँ भी चला जाता हूँ होलसेल में, क्योंकि 5 साल बग़ैर छुट्टी के हमने वहाँ टाइम गुजारने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जो कोई बात कर रहा है, देखिए बिज़नेस में जब आप सुपरविज़न करते हैं तो आपको इसी चीज़ का अगर अंदाज़ा होना कि मुझसे बात ठीक की जा रही है या नहीं, तो आप अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो वो मुझे 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं यहाँ बैठ के भी मैनेज कर लेता हूँ, पेमेंट्स ना आ रही हो तो वहाँ चला जाता हूँ। तो यही है बिज़नेस, यूनिफॉर्म्स वगैरह जो ऑर्डर आता है वो वहाँ पे वेयर हाउस है, माल है पड़ा, तो वो सेल होता रहता है, यहाँ पे तैयार होता रहता है पाकिस्तान में। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको जैसा आपने बताया ट्रैवलिंग का बेहद शौक़ है, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया अब तक, और इस ट्रैवलिंग के दौरान कोई मज़ेदार सा कोई फ़नी सा वाक़या भी अगर आपके साथ हुआ है तो ज़रूर बताइए। जी मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि कोई ना कोई वाक़या हो जाए तो एक सफ़र यादगार बन जाता है। तो मैं तुर्की गया हूँ, कतर गया हूँ, सऊदी अरब गया हूँ, इन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, और अकेले भी गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे अकेले जो है बगैर किसी गाइड के उसमें ज़्यादा एडवेंचर होता है। तो क्योंकि आपके साथ प्लेन में जो बंदा बैठा है, जब उसे पता चलता है ये बंदा ब्लाइंड है या एयर होस्टेस है या एयरपोर्ट स्टाफ को, या जाके फिर नई जगह पे टैक्सी लेना, लोगों को समझना, वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वाक़यात होते रहते हैं कि मैं आपको सुनाता हूँ। 2012 में मैं फैसलाबाद से दुबई गया। मेरे फादर ने ना, वहाँ पे रूल है कि आपको 18 साल से ऊपर आप फैमिली वीज़े पे नहीं रह सकते, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी कंपनी के सेल्स पर्सन का वीज़ा दे दिया कि जी मेरी कंपनी में सेल मैन आ रहा है। मैं चला गया, उन्होंने मुझे बिठा लिया, कहते बैठे ज़रा, आपको नज़र तो आता नहीं, आप सेल मैन कैसे बनेंगे, हमें समझ नहीं आ रही। सही है। और रात 1 बजे का टाइम था, तो मैंने उन्हें समझाया। वो कहते असल में अब आप ठीक कह रहे हैं, नहीं इसका फ़ैसला अफसर करेगा, वो आएगा सुबह, आप सुबह तक इधर ही बैठे। मैंने कहा ठीक है यार, फिर वाईफाई पासवर्ड बता दो। तो वो बड़े हैरान थे कि तुम वाईफाई पासवर्ड क्या करोगे, तुम्हें तो नज़र नहीं आता। मैंने लैपटॉप निकाला, वो स्टाफ आके देखे, कोई वो खबर फैल गई कि जी एक बंदे को रोका है। बीच में एक लड़की ने तो मुझे ये भी आके पूछा कि आपका ताल्लुक कोई इसराइल से तो नहीं है जो आपको बिठा लिया है। तो मैं सुबह 9 बजे अब अफसर आया, उसे समझना है कि ये क्या मामला है यार, इसका है कि टेक्सटाइल का सेलमैन है, इसको तो नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको बताते हैं। तो दोपहर 1-1:30 बजे ना एक और बंदा आया। सही। वो बंदा अब वो मेरे ख्याल में था इंटेलिजेंस का
अच्छा मेरे पास आके बैठा है, चाय पी रहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपने एजुकेशन कैसे ली, आप दुबई क्या करने आए हो, आपने अकेले ट्रैवलिंग कैसे की है। अच्छा अब मैंने कहा यार इतने गहरे जो क्वेश्चन है, सफाई वाला तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैंने से पूछा भाई एक काम, मैंने कहा अच्छा ठीक है अब ये इंटेलिजेंस वाला, मैं इसके साथ देखता हूँ क्या करना। मैंने से कहा भाई मुझे बड़ी ज़ोर के वॉशरूम आ रहा है, मुझे लेके जाओ। सही। अब मुझे पता था इसकी मजबूरी है, ये लेके तो जाएगा ना। वो ले गया, मैं बैठ गया, मैं पौना घंटा बाहर ही नहीं आया। मैं कहा खड़ा रहा हूँ तू, जो मैंने कहानी सुनाई सी ना, अंदर बैठ के मैं अपना हेडफोन लगाया मोबाइल के साथ, वो खड़काएगा कितना देर, मैं से को बड़ा एमरजेंसी प्लीज़ स्टे फॉर 5 more minutes कर कुल के ना। अब वो मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकता, ज़ाहिरी बात है अगर मैं निकलूँगा बाहर वो मुझसे कोई पूछेगा कौन छोड़ के गया है तो उसका नाम आएगा। बिल्कुल। तो जब मैं निकला हूँ पौने के घंटे बाद, फिर मैंने कहा अभी नहीं इसकी जान छोड़नी। मैं कहा भाई साहब मुझे इधर ना हार्डीज़ ले जाओ। वो कहता ठहरो यार एक और बंदा आएगा वो तुम्हें लेके जाएगा। उसने जान छुड़ाई, निकल गया। बहरहाल फिर एक और दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया। मैंने वो अपनी एसोसिएशन जिसका भी जिक्र कर रहा था उनसे भी कांटेक्ट किया, सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से होते होते एयरपोर्ट के डायरेक्टर को वो कहा कि जी इस बंदे को अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर नहीं है तो और बात है, अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप छोड़ें। बिल्कुल। तो वो 40 आवर्स मैंने एयरपोर्ट पे स्टे किए। उस दरमियान में मुझे फिर मैं एंड में नमाज़ पढ़ने गया जब वहाँ मस्जिद में, तो एयरपोर्ट का डायरेक्टर ने मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ी। उसने बाद में पूछा भाई आपका क्या मसला है, तो उसने पर्सनल इंटरेस्ट लेके वहाँ से मुझे निकलवा दिया। तो इस तरह होती। और एक और मैं आपको बताऊँ, एक वो टाइम था जब वो मुझे अपने कंट्री में नहीं एंटर होने दे रहे थे, और उसके 3 साल बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास एक टीम आई इंजीनियर्स की। उन्होंने कहा जी हमने ये डिवाइस बनाई है फॉर ब्लाइंड और आईटी कंपटीशन है दुबई का, उसमें हमारी टीम पार्ट ले रही है, तो आपका फीडबैक चाहिए क्योंकि वो डिवाइस ब्लाइंड के लिए और आपको हम अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। मैं कर लो, मुझे वैसे भी शौक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 662 टीम्स में हमारी प्रोडक्ट ने जो है वो विन किया। और फिर मैं दुबई के शेख से भी मिला और अजमान के शेख ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया अपने उधर पैलेस में बुला के। ज़बरदस्त। तो ये टाइम की बात होती है, आप साबित कदम रहे। तो इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह वाक़यात होते रहते हैं और मैं उन्हें एंजॉय करता हूँ कि बस ठीक है। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा एक वाक़या जो अक्सर हम आपसे सुना करते हैं और आप भी हमें बताया करते हैं कि 2 ब्लाइंड आप और उस्मान भाई, इंशाल्लाह उस्मान भाई के साथ भी एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। तो वो जो दरिया वाला वाक़या था ज़रा वो भी हमारे देखने वालों को सुना दीजिए। चलिए वो आपके व्यूअर्स के लिए। वो ऐसा हुआ कि हेड त्रीमू पे ना जी कश्तियाँ होती हैं। बिल्कुल। और वो कश्तियों में आमतौर पे 5-6 से ज़्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए। और इसके अलावा वो प्रॉपर कश्ती होनी चाहिए। एक कश्ती होती है मछलियाँ पकड़ने वाली और एक होती है प्रॉपर टूरिस्ट वाली। तो वो मछलियाँ वो हम गए, हमारा बैठने का दिल कर रहा था, तो पहले तो हमने सुकून से ले लिए उसमें झूले 10 मिनट उसमें पानी में। तो हम जब उतरे ना, मैंने कहा उस्ताद मज़ा नहीं आया यार। उस्ताद कहता फिर ले लेते हैं। उस्मान जो है झांग में जिसकी आप बात करें, तो हमने देखा साथ ही एक बोट में ना 14 बंदे बैठ रहे हैं। अरे वो भी फैसलाबाद ही है, जुगते मार रहे हैं। मैंने कहा उस्ताद इनके साथ चलते हैं। तो उन्होंने 100 रुपये में बात की कश्ती वाले से। हमने कहा भाई उस्ताद साढ़े को किन्ने लेना है? कहता जी 100 ही दे देना। सीखा नहीं भाई ये 50 लूँगा तो जावांगे। कहता चलो बैठो। अब हम बंदे हो गए कोई 15 और हम बैठ गए और कश्ती ना ज़रा नीचे को डोली ना, तो जब वो चलने लगी ना थोड़ा सा पानी मुझे कश्ती में फ़ील हुआ। और ये मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ कि जब कश्ती में पानी आ जाए तो वो डूबती है। बिल्कुल। तो बहरहाल जब चलने लगे ना, मेरे छठी हिस्से या जो भी है, मैंने से कहा भाई हम तू साढ़े का 100 लै ला, सानू इत्थे ही ला दे। लेकिन उसने कहा चला दी उसने कश्ती मजाक समझ के ना। तो थोड़ा हम आगे गए हैं, 3-4 मिनट बाद ना पानी थोड़ा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। तो मैं से कहा उस्ताद वापस चलिए यार, तो कितने तक जाना? कहता ओ खंबे तक। अच्छा। सारे लोग खुश हो गए, लंबा चक्कर है पानी में। तो थोड़ा सा और आगे गए, 4-5 मिनट के बाद ना पानी और ज़्यादा ना टखनों तक आ गया। सही। तो मैं लड़कों से कहा भाईजान बात ये है कि इस पानी को या तो निकाल दो या वापस चलो। बिल्कुल। वो कहते कोई नहीं है इससे कुछ नहीं होता बट जान दो। थोड़ा सा और जब पानी है ना, फिर वो भी घबरा गए। उन्होंने ना खप डाल दी कि भाई ये वापस मोड़ो किनारे वाले। तो जी उससे हमने मोड़ दी कश्ती जो है ना। लेकिन अभी अब देखें किनारे पे पहुंचते पहुंचते 8 मिनट तो लगेंगे जो हमें आते हुए लगे हैं। तो 2 मिनट बाद ना पानी और ऊपर आ गया है ना, घुटनों से ज़रा
नीचे। तो मैंने उस्मान साहब से कहा उस्ताद ये ना काम अब ख़राब है। वो कहता कुछ नहीं होता यार, तू शलवार ऊपर कर ले, बात शलवार बचा अपनी। मैं कहा 2 मिनट रुक। तो वो पानी अब आ गया जी हमारे घुटनों तक, और कश्ती पानी में झूले लड़के इधर उधर फिरे, और ना जनरेटर बंद हो गया कश्ती का। वो कश्ती गई नीचे। तो जब वो नीचे जाने लगी ना, मैंने तो किनारे की तरफ, मैंने कहा शायद कोई सुन ही ले यार, अब अगर लिखी है तो आ ही जानी है। तो मैंने कहा जी मुझे तैरना नहीं आता, क्या कहना जी, पानी में ही छलांग मार दिया अपनी तरफ से ना। मैं याद कर रहा था कि कलमा शर्मा पढ़े, अब आ गई है। वो अचानक पाँव लग गए ना, ज़्यादा गहरा नहीं था, कोई 10 फुट होगा मेरा ख्याल है, तो कोई 5.5 का मैं हूँ, तो बाकी यानी मैनेजेबल था। सही। तो कुछ हमने, मेरे साथ और भी 15 लोगों ने जब छलांग लगाई, नीचे जाके एक दूसरे को पकड़ लिया, और पानी का फ्लो ऐसे था कि उसने हमें किनारे की तरफ धक्का मारा। अच्छा। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब किसी तरीके से किनारे तक पहुंच गए ना, इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो एक हाथ आया मेरे कॉलर पे और उसने ज़ोर से पीछे खींचा। अच्छा। लेकिन उस टाइम देखें जान का मसला था, मैंने भी पूरा ज़ोर लगाया आगे आने के लिए ना, मेरा कॉलर फट गया, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। तो हम आया, मेरा मुँह, मैं सोचा कि यार इस बंदे ने, मैं अगर बच भी गया था ना, इसने मरवा देना है मुझे, मैं चेक करता हूँ ज़रा निकल जाऊँ कौन है। तो जब मुंह पानी से मेरा निकला तो उस्मान साहब का भी मुंह निकला। वो कहते थे अहमद को ढूंढो, अहमद को ढूंढो, और उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ है। मैंने से कहा अब तूने मेरा कॉलर भी फाड़ दिया, चुप कर जा। तो अच्छा। फिर हम दौड़ के गए उधर किनारे की तरफ। पहले तो जूती शूती भी मेरी दलदल में फंस गई, बड़ा स्लिपरी सा पानी था ना, वो पकड़ लेता है, जो भी चीज़ चिपक जाती है उसको। सही। तो उस्मान साहब से मैंने पूछा यार तूने कॉलर क्यों इतनी ज़ोर से खींचा था? कहता उस्ताद मुझे पाँव नहीं नीचे लग रहे थे मेरे। सही। तो मैं कहा चलो जो भी अच्छा हुआ, नहीं तो तेरी अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ना है। तो इस तरह करके फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान बची, और फिर हम गए कमिश्नर के पास भी, डीसी के पास कंप्लेन करने। उनके गार्ड ने बड़ी मज़ेदार बात की। वो कहता यार तुम लोग तो बच गए हो, तो कंप्लेन किस बात की है? या तो तुम लोग डूबे होते, मरे होते, तो हम कोई कार्रवाई करते। बिल्कुल। तो ये वो बड़ा एक वाक़या हुआ था उस वक्त। ज़बरदस्त। चलें, अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन अहमद भाई से मिलके आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इनके पास, ज़िंदगी में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है। अगर आप इनके हवाले से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इंशाल्लाह अहमद भाई के साथ और भी वीडियोस बनाएंगे, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फ़नी वाक़यात आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अहमद भाई आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी आपका भी आने का। अल्लाह ताला आपको और भी ज़िंदगी में तरक्कियाँ दे, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हों, और जो आपकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हों। आपकी भी आमीन। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। 15 अक्टूबर वाइट केन सेफ्टी डे के हवाले से मनाया जाता है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें ये सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है, और लोगों में मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और वॉक्स के थ्रू अवेयरनेस देने की कोशिश करता है कि जिस भी शख्स के हाथ में ये वाइट केन है वो डिफरेंटली एबल है, यानी कि वो किसी वर्क को परफॉर्म कर सकता है लेकिन डिफरेंटली तरीके से। ये सफ़ेद छड़ी, ये कोई सफ़ेद आम छड़ी नहीं, बल्कि ये सफ़ेद छड़ी किसी नाबीना शख्स के लिए उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसकी मददगार है। ये वाइट केन, इसकी ब्लाइंड की एक जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब किसी विजुअली इम्पेयर्ड ने अपना जो गोल अचीव करना होता है उस में जो उसका जो वे है उसमें ये हेल्पफुल साबित होती है उस गोल तक उसको अचीव करने में। मेरा नाम उसामा महबूब है, और मैंने BS सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद मैंने MPhil रूरल सोशियोलॉजी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया। इस गोल को अचीव करने में मुझे मुश्किलात तो बहुत आई, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी ज़िंदगी आसान का वादा नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर बनाई है, लेकिन उसको जो है उन मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए हौसला ज़रूर दिया है। जैसा कि हेलन केलर जो डेफ एंड डम और ब्लाइंड भी थी, लेकिन वो कहती थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इन मुश्किलों को फ़ेस करने के लिए मैंने जो सबक हासिल किया एक शेर से, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। सोसाइटी में जो है हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने, अपना अहम रोल प्ले करे उसमें,
कि वो किस तरीके से एम्पैथेटिक वे में जो है वो स्पेशल पर्सन्स के मसाइल को देखे और उनको फैसिलिटेट करे, ताकि वो ज़िंदगी के इस दौर में वो भी अपना एक ज़िम्मेदार शहरी और अपना रोल जो है वो इस सोसाइटी में प्ले कर सकें। मैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को यही मोटिवेट करूँगा और यही मैसेज दूँगा कि जैसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी तनबीह करूँगा जो हमारे सोसाइटी में दूसरे लोग हैं कि जो स्टिग्मा अटैच होता है, नो डाउट कि टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, अवेयरनेस आ गई है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के हवाले से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो बाकी है, जो स्टिग्मा एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ अटैच होता है कि वो जो है कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उनको भी ये चाहिए कि वो जो है अपनी सोच को चेंज करें और जो है अपना जो है रोल वो प्ले करें सोसाइटी में। ज़िंदगी भी जहाँ पे आपको निगलेक्ट भी किए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। और मैं इस मौके पे स्पेशली ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि हमारी सक्सेस के पीछे हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और ख़ुसूसन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, इनका बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने जितना हमें बैकअप किया और इस सोसाइटी के अंदर हमें जो है सर्वाइव करने के टूल्स जो हमें वो बताए, जहाँ हम लोगों को जो ज़िंदगी में अपने गोल्स अचीव करने में हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित है। तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये अनवर साहब की काविश है, अनवर भाई की, कि जिनकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो टीम, पता चला मुझे कराची से जीत के आई है, तो माजी में मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो मुझे क्रिकेट से, इस टीम से प्यार भी बहुत ज़्यादा है। तो इस टीम के लिए, क्योंकि ऑडियंस हमारे पास कम है, इस टीम के लिए ज़रा तालियां हो जाएंगी और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए सबसे पहले हमदे बारी ताला, उसके बाद नात और फिर रंगारंग प्रोग्राम, आपकी फरमाइशें जो होंगी वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी करें। जी अनवर भाई, यासिर जी, अनवर साहब पीपीसीसी में तो नहीं किया? हाँ, ये अनवर भाई के लिए भी जरा क्लैपिंग हो जाए जी, अनवर भाई के लिए। हेलो हेलो हेलो। भाईजान बैठ जाओ, दो ना कोई है यार, तुसी माइक ही नहीं लाया कि कैसे साउंड वाले भाई। सब ते गर्म कर दे दिल तेरी करीमी दा वास्ता, ऐब मेरे उत्ते पा परदा, तेनू तेरी रही भी वास्ता। जिन्हां दे सदके तू सानू बख्शना है, उस नूरे मुझे सौदा वास्ता।
तेरे ही नाम से इब्तदा है, तेरे ही नाम तक इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो नाते नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियते भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियते भी जो खानाए लाशऊर में दग लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती तलाश उसको न कर भूतों में, तलाश उसको न कर भूतों में, बदलती हुई रुतों में
करते हुए रुतों ने जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती। अस्सलामुअलैकुम लाइटिंग दी डार्कनेस यूट्यूब चैनल के व्यूज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं बिलाल अहमद, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत गैप के आ गया था बीच में, तो इंशाल्लाह आपसे कोशिश करेंगे कि वीडियोस मिलती रहें आपको। तो आज मैं यहाँ पर डीपी में अलमरूफ डिसेबल पार्क में अलमरूफ डीपी में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आज एक अफ्तार पार्टी का जो है वो एहतमाम हो रहा है। तो ये अफ्तार पार्टी जो है फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब की जानिब से अपने तमाम प्लेयर्स को दी जा रही है। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारे दोस्त हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, और चूँकि लास्ट वीडियो बनाए हुए बहुत देर हो गई थी, तो आज सबसे पूछेंगे कि लास्ट व्लॉग से लेके आज के दिन तक उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और उनकी रूटीन अब क्या है। तो इस सिलसिले में सबसे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरा देखिए। इंशाल्लाह सबसे तमाम दोस्तों से लाइटिंग दी डार्कनेस के तमाम मेंबर से, अपने क्लब के प्लेयर से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं लाइटिंग दी डार्कनेस के टीम मेंबर हमज़ा महबूब से। तो अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, कैसे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये बताइए कि लास्ट व्लॉग आपको याद है काफ़ी देर हो गई बने, तब से लेके अब तक आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या रूटीन है आपकी, ज़रा बताइए। जहाँ तक मुझे याद है कि हमारा आखिरी व्लॉग भी यहीं पर बना था डिसेबल पार्क में। हमने एक म्यूजिकल नाइट को कंडक्ट किया था, एक बड़ा एंजॉय हमने उसकी वीडियो भी अपलोड की इस चैनल पे। तो खैर जी, वक्त अच्छा और बुरा इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा रहता है। अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा और बुरा दोनों वक्त आजमाइश की सूरत में होते हैं। तो अल्लाह ताला ने खास करम किया इन लम्हात में, इन पूरे सालों में, जब तक हमारा ये पिछला व्लॉग था, खैर फर्स्ट व्लॉग से अब तक। और एक तो अल्लाह ताला ने खैर अपना दिया कि मकानों की रौनकें मकीनों से हुआ करती हैं, तो मकीनों में भी इजाफा हुआ इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने एक तो शादी हुई और उसके बाद फिर अब बदुजरी अगली नेमतों से भी नवाज दिया कि साहिब उलाद कर लिया। तो ये बहुत से करम अल्लाह ताला ने इन सालों में की। और इसके साथ साथ अभी गुज़िश्ता 1-2 माह पहले मुझे मौका मिला पहली बार प्रोफेशनल लेवल पे ब्लाइंड क्रिकेट खेलने का, पंजाब को रिप्रेजेंट करने का शिकारपुर में। तो वहाँ पर एक तजर्बा था शिकारपुर के मैदानों में क्रिकेट की जो सलाहियत है इनका मुजाहरा करना और फैसलाबाद को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना अपने शहर पंजाब की टीम की तरफ से। और एज ए कैप्टन पहली बार सर्च किया दिसंबर में मीरपुर के ग्राउंडों में कश्मीर के अंदर। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे हैं। बाकी जहाँ पर बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त भी होता है, तो अल्लाह ताला का खास करम है। चले, बहुत शुक्रिया जी मेरी तरफ से और तमाम देखने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे जी। तो अब मैं मौजूद हूँ अनवर साहब के पास और शाहजेब खड़े हैं, दाऊद भाई खड़े हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले हम अनवर साहब से पूछते हैं कि सर आपको याद है कि लास्ट व्लॉग जब हमने यहाँ पे बनाया था तब से अब तक काफ़ी लंबा गैप है बीच में,
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तब से लेके अब तक आज के दिन तक आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आपने अचीव किया ज़िंदगी में, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और अब आपकी रूटीन क्या चल रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, अल्लाह का शुक्र है कि हम कोरोना की वबा से निकल आए हैं। ये सबसे बड़ी तब्दीली है उस वीलॉग के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ये है कि मैंने उस वक्त चूँकि कंटिन्यू PhD आखिरी मराहल में थी, वो कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। और उस दौरान हमने इंडिया को बांग्लादेश में जाके हराया भी है। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बाकी तो ज़िंदगी के मामला साथ साथ जारी हैं और वो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। और यहाँ साउथ अफ्रीका की टीम भी आई थी फैसलाबाद में, तो हम वो भी आपको वीला के ज़रिए न बता सकें, जिसके लिए हम मालूम खा हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह ये जो बीच में ब्रेक है वो नहीं आई, कुछ मसूलियात की वजह से आ गई होगी और इंशाल्लाह आप नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये बताता चलूँ कि सर PhD करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी प्रमोट हुए हैं, तो सर इस पर भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी। तो अब उनके साथ खड़े हैं शाहजेब, ये हमारे वीडियो में पहली मरतबा आएंगे। शाहजेब हमारे फैसलाबाद ब्लाइंड क्लब के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो शाहजेब से पूछते हैं कि शाहजेब आपकी क्या अचीवमेंट्स अब तक ज़िंदगी में, आपके क्या टारगेट्स हैं, कितना अचीव हुआ और आजकल आप क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया थोड़ा भाई आपका, जी बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आजकल जो टारगेट्स जो है वो स्टडीज़ के मुताबिक ही हैं और स्टडीज़ जारी है। इसका पॉलिटिकल साइंस में कोर्स है और वो कंटिन्यू है और इंशाल्लाह BS के बाद MPhil और PhD अपने साथ चल रहे हैं। ये मेरी अचीवमेंट्स है, मेरे टारगेट्स हैं जो अचीव हैं। चलें माशाल्लाह। मैं और मेरे व्यूअर्स आपके लिए दुआ गो हैं कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी टारगेट्स हैं, अल्लाह करे वो अचीव हो, उसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी शामिल हो। तो अब हमारे साथ फैसलाबाद ब्लाइंड क्लब के प्रेसिडेंट मोहतरम दाऊद सलीम साहब खड़े हैं। तो दाऊद भाई ज़रा मुख्तसर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट्स हैं, आप क्या रूटीन है और क्या ज़िंदगी में किस हद तक तब्दीलियाँ रूनुमा? उस आखिरी व्लॉग के बाद पहले तो जो है अनवर साहब की तरह ही कि सबसे बड़ी खबर थी है कि हम कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, अल्लाह ने महफूज रखा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क को पाक किया कोरोना से। उसके साथ साथ मुझे कि मैं मिस्र का टूर शुरू गया हुआ था, उसके बाद फिर टर्की गए अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही टॉप ब्रांच मैनेजर की जब रैंकिंग जारी हुई तो पैन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया पूरे वर्ल्ड मुल्क में। उसके साथ साथ अभी थाईलैंड क्वालिफाई किया और जब प्रमोशन द्वारा उसके साथ साथ प्रमोशन लेने के बाद तो मुझे कंपनी ने माशाल्लाह कंपनी में टेन गाड़ी भी जो है वो दी है। तो ये कुछ अचीवमेंट है। माशाल्लाह आगे भी कोशिश है कि अगले 3 महीनों में एज अ ग्रुप मैनेजर क्वालिफाई करके तो उसको माशाल्लाह इस वीलॉग के बाद जो है रिजीम भी चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, रिजीम भी चेंज, वो पुराना पाकिस्तान वापस आया। तो दाऊद भाई के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सेल्स में मेरा ख्याल है कि पहले ब्लाइंड थे जो सेल्स में आए, जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत सारी इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की। अब माशाल्लाह इनका जो जॉब का स्टेटस है वो ये है कि एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है। और हम आपके लिए दाऊद भाई दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी आइंदा ज़िंदगी में और मज़ीद बहुत सारी कामयाबियाँ अता करें और आप इसी तरह तरक्की करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب اغفر وارحمني وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحمني وأنت خير الراحمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الحاكمين يا परवरदिगार हमारे रोज़ों को मकबूल फरमा या रब्बल आलमीन, मकबूल फरमा या रब्बल आलमीन। जो दुआएं हम लोग नहीं मांग सके या अल्लाह तू जानता है और हमारे लिए बेहतर हैं, वो हमारे को मंजूर मकबूल फरमा या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन। तो हम पर अपना खसूसी रहमत और करम फरमा या रब्बल आलमीन। जो लोग परेशान हाल तमाम की परेशानी को दूर फरमा या रब्बल आलमीन। जो लोग औलाद उनको औलाद महीना का फरमा या रब्बल आलमीन। जो लोग
अता फरमा या रब्बल आलमीन या अकरम अकरमीन या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिल अता फरमा या रब्बल आलमीन या अकरम अकरमीन उस्मान वास्ते पाकिस्तान में या रब्बल आलमीन जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम को जिन आला मकाम अता फरमा ख़ुसूसन बिलखुसूस हमारे दोस्त हमारे साथी हमारा साथी मोहम्मद उस्मान या रब्बल आलमीन तेरे पास पहुँचा है या रब्बल आलमीन उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और हम सबको भी अपनी क़ब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बल आलमीन। जिन घरों के अंदर लड़ाइयाँ हैं जिन घरों में परेशानियाँ तमाम परेशानियों से अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा तमाम परेशानियों को दूर फरमा या रब्बल आलमीन या अकरम अकरमीन। पाकिस्तान में इस्तेकाम नसीब फरमा या रब्बल आलमीन। पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला फरमा या रब्बल आलमीन। तो हम सब पे करम फरमा नाफिल पर मामूल फरमा या रब्बल आलमीन। हमारे वालिदैन पर भी रहमत नाज़िल फरमा हमारे उस्तादों पर भी रहमत नाज़िल फरमा या रब्बल आलमीन। जिन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया अल्लाह उनके लिए सानियत पैदा फरमा या जिन्होंने खाना दिया उनके लिए सानियत पैदा फरमा या रब्बल आलमीन। जो कुछ हम कर सकें अल्लाह हमारे लिए भी या अल्लाह हम भी मेरे सामने दस्त दुआएँ हैं या रब्बल आलमीन। इतने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं या रब्बल आलमीन के यहाँ पे खाना कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। हम सबके यहाँ पर बैठना कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। तुम सबको रहमत नाज़िल फरमा या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमुल मसाकीन। जो जो भलाइयाँ तेरे नबी ने मांगी हुई अल्लाह हम सबका सवाल करते हैं तो हमारे लिए भी नसीब फरमा और जिन जिन बुराई से तेरे नबी ने पनाह मांगी है अल्लाह हम भी उससे पनाह मांगते हैं अल्लाह पनाह नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मेरा दूसरा व्लॉग है और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको एक स्पेशल चीज़ जगह दिखानी है और अपने स्पेशल से फ्रेंड्स के साथ मिलवाना है। तो अब्दुर्रहमान भाई मुझे लेने के लिए आ गए हैं, तो अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहुंच गया जी बागे जना में और ये हमारे शहर का बहुत खूबसूरत पार्क है और मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ बाइक पे। तो अब ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल दिखाऊंगा आपको और कुछ स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको अपने बहुत प्यारे बहुत स्पेशल दोस्तों के साथ मिलाऊंगा और इस बागे जना में एक जगह है बहुत ज़बरदस्त बहुत स्पेशल है, आपको वो भी दिखाऊँगा। ले जी मैं पहुंच गया हूँ। सबसे पहले आपको बड़ी स्पेशल सी जगह दिखाते हैं। ये पार्क है स्पेशल बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल होते हैं, किसी न किसी डिसेबिलिटी में होते हैं। और डिसेबल को कभी भी डिसेबल नहीं कहना चाहिए, उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना जानते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे स्किल से नवाजा होता है, तो कभी भी किसी को डिसेबल नहीं कहना चाहिए। और ये पार्क स्पेसिफ़िकली स्पेशल बच्चों के लिए है और हम यहाँ पे रोज़ाना शाम को जमा होते हैं। यहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है, सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, एक्सरसाइज होती है यहाँ और ये साथ में ट्रैक बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अंदर इन्वायरमेंट है। हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत पार्क इतने खूबसूरत व्यू पे हमें दिया। ये बागे जना है और ये पार्क बागे जना के अंदर है। तो अब आइए इस स्पेशल सी जगह आपको और भी पार्क दिखाएंगे, विज़िट कराएंगे, लेकिन आपको अपने अब स्पेशल फ्रेंड्स के साथ मिलवाते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड्स से मिलते हैं।
बाग जनाब में स्पेशल पीपल पार्क में ये थी मेरी डेस्टिनेशन जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और दोस्त मेरे आए हुए हैं, कुछ दोस्त नहीं आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट उन दोस्तों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप क्या करते हैं और चैनल के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अब्दुर्रहमान मेरा नाम है। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और साथ में बिज़नेस करता हूँ और फैसलाबाद की तरफ से क्रिकेट खेलता हूँ। और जो भी गेम मिल जाए ब्लाइंड के हवाले से, वो जहाँ मौका मिले खेलना जो है एक हमारे खून में जो रच बस गया है। तो उसके अलावा इधर किसी दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है, इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और चैनल हमने बनाया है ये अपनी एक्टिविटीज़ लोगों को दिखाने के लिए कि ब्लाइंड लोग कर क्या सकते हैं। और जो लोगों के अंदर एक है कि ब्लाइंड ना कुछ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर बोझ है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं इस चैनल के जरिए कि ना हम किसी बोझ हैं, ना कोई बोझ समझे हमें। बहुत शुक्रिया। तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा महबूब साहब। हमज़ा साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और चैनल के बारे में। बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये कि जो इंतज़ार था वो दिन आ गया कि हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ को अपनी हाईलाइट करने के लिए एक चैनल का किया था एक इरादा, वो आज हो गया है। तो नाम मेरा हमज़ा महबूब है, जैसा कि बिलाल साहब ने आपको बता दिया है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, BS 17 में वर्क कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर उर्दू और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बाकी मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर अंधेरों से उजालों तक के सफ़र में हमारे वो भी साथी बनना चाहते हैं तो आप एक ही सूरत में बन सकते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया हमज़ा साहब। और उनके साथ अब बिलाल कैसर साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो बिलाल साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं और चैनल के बारे में क्या ख्याल हैं? जी, सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कैसर है। मैं FDA में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं जनाब उधर पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बिलाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया लोगों को दिखाने के लिए। हमारी जो हमारे में कुदरती सलाहियतें हैं वो लोगों तक पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है बिलाल भाई ने। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और लोगों से यही कहूँगा कि जनाब इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी कहें कि जनाब इसे जो है वो जितना हो सके इस चैनल को फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। और अब यकीनन हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई, ये उसामा भाई से अब आपका तारुफ़ कराऊंगा। इनके बारे में आपको बताऊं कि ये पार्शियल ब्लाइंड है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, 3 से 7 मीटर के दरमियान में देख सकते हैं। और अब उसामा साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसामा साहब आपको अपने बारे में बताएंगे। और जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हाफिज़ उसामा महबूब है और मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ और मैं MPhil स्कॉलर हूँ और मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सारे जो है गेट टुगेदर करते हैं। यह हमारा एक जो है बहुत ही अच्छा जो हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म का तोहफ़ा मिला है। हम यहाँ पे हम लोग अपने एंजॉय करने के लिए और शाम को अपनी सारी जो है थकन दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमने चैनल बनाया है। हम लोग इसी तरह लोगों को इसके थ्रू जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस दें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के बारे में। तो मेरी तो यही सजेशन है सबको, रिक्वेस्ट भी है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहब भाई। ये तो था जी मेरे दोस्तों का मुख्तसर सा तारुफ़। और आपको यकीन हुआ होगा कि ब्लाइंड लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमज़ा साहब ने आपको बताया कि वो लेक्चरर हैं म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में, और उसामा साहब ने आपको बताया कि उन्होंने MPhil किया हुआ है और अभी आजकल वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत कुछ हमारे बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में। और हम ऐसे ऐसे ब्लाइंड लोगों से आपको मिलवाएंगे जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं। आप उन्हें देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। और हमज़ा साहब को इख्तितामी शेर हो जाए, आप उर्दू के लेक्चरर हैं माशाल्लाह, कुछ सुना दें। ज़रूर ज़रूर। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। अस्सलामु
वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चंद वजूहात थी जिनकी वजह से हम वीडियो ना बना पाए, और आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज का दिन हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए एक बहुत स्पेशल दिन है, और वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज का दिन हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज के दिन हम ब्रेल डे मनाते हैं। और ब्रेल डे और ब्रेल है क्या, ब्रेल किसने ईजाद की, इस हवाले से हमारे साथ म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के लेक्चरर उर्दू हमजा महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो हमजा साहब आपको बताएंगे कि ब्रेल का चूँकि हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, किस तरह से अहम किरदार है, और ब्रेल किसने ईजाद की और ब्रेल है क्या, इस हवाले से हमजा साहब से बात करते हैं। जी हमजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी ब्रेल डे। तो नाज़रीन के लिए बताते चले कि 4 जनवरी से जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान भर, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये जो 4 जनवरी का दिन है, ये ब्रेल डे मनाया जाता है। ये जो ब्रेल है, ये मेरे हाथ में आप देख भी सकते हैं, ये एक तर्ज तहरीर है, एक उभरी हुई लिखाई होती है जो नाबीना अफराद जिसको महसूस करके पढ़ते हैं। और ये ब्रेल एक इंसान का नाम था, एक किरदार का नाम था, एक मोहसिन का नाम था, जिसका नाम था लुइस ब्रेल, जिसके योम विलादत के दिन से ही उसकी निस्बत से जिसने इसको ईजाद किया था ब्रेल को, उसी की योम विलादत को आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, इस वजह से कि उसकी इस खिदमात को, उसकी इस ईजाद को खिराज तहसीन पेश किया जाए। क्योंकि ये वो तर्ज तहरीर था जिसके ज़रिए से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। ये वो तर्ज तहरीर था जिससे नबीना अफराद की ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को चेंज किया। और इसी जो राइटिंग टेक्निक थी, ये उसने ईजाद की थी एक कैप्टन चार्ल्स बेबिस थे, जिनकी नाइट राइटिंग टेक्निक थी, जिसको थोड़ा बहुत तब्दील करके उन्होंने 4 नुकात पर मुश्तमिल इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे हम ब्रेल कहते हैं। जी तो हमजा साहब, इसको लुइस ब्रेल साहब ने फिर किस तरह से चेंज किया, और अब ब्रेल कितने डोर्स पर मुश्तमिल है और कितनी अशकाल बनती है, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। असल में लुइस ब्रेल साहब इब्तिदा में जब मुकम्मल तौर पे साइटेड थे, नज़र आता था उनको, उनके वालिद साहब का चमड़े का कारोबार था ना, तो वहाँ पर जब उनकी वर्कशॉप में वो जाया करते थे, तो वहाँ पर उनका एक सुआ लगने से उनकी आँख जो थी उनकी बिनाई चली गई। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो उनके वालिद साहब ने कोई रूप ताजीब चमड़े से बनाकर उनको दिए, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। 1809 उनकी जो उनका सने जो विलादत है 1809 है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब टेक्निक से ईजाद करना चाहिए, तो एक नाइट राइटिंग टेक्निक, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो आवाज़ को, अल्फाज को कोड्स में तब्दील करते थे। 12 नुकात पर ये मुश्तमिल होती थी। फिर ये जिद्दत के बाद 6 नुकात पर मुश्तमिल हो गई, और ये 6 नुकात पर ही आज पूरी दुनिया इसको यूटिलाइज़ कर रही है। मासिवाय चाइना जो है वो इससे ज़्यादा नुकात पर मुश्तमिल है, जो ब्रेल राइटिंग वहाँ पर टेक्निक यूज़ हो रही है। बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं हमारे मोहसिन, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर। आप लेक्चरर हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। आप अनवर अली सियाल साहब से बात करते हैं। सर, आप बताएं कि ब्रेल का आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है आप तक? जी, जैसा कि हमजा साहब ने बताया, ब्रेल ने हमारी बसारत से महरूम जो लोग हैं, मेरे समेत, उसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लाया, और हम ज़िंदगी के हर शोबा में, मेरे समेत और हमारे और दोस्त जो हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कम्युनिटी है, ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो अपने अपनी जगह पे अपने शोबा में इस ब्रेल की मनहूने मिन्नत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और अपनी जो सर्विसेज हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और इस ब्रेल ने हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा किया है। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिपेंडेंट हैं। हम जो है अपनी ज़िंदगी के हर मामलात को ब्रेल के ज़रिए से बखूबी सरअंजाम दे लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और ब्रेल के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊं कि ब्रेल, जैसा कि हमजा साहब ने बताया कि 6 डॉट्स होते हैं, और 6 डॉट्स को मुख्तलिफ टाइप्स में हम लिखते हैं, तो ये टोटल 63 अशकाल बनती हैं ब्रेल। और ब्रेल की अब तक ब्रेल में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक लिखा गया है, तर्जुमा तफसीर लिखा गया है, और बहुत सारी अनगिनत बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें
शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी किताबें हैं जैसे बांगे दरा हैं उनको भी ब्रेल में लिखा गया। और ब्रेल का हम सब नाबीना अफराद की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। हमने अपनी स्कूलिंग जो है ब्रेल की मदद से की, इसी से हमने लिखा, इसी से पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है अपनी अपनी जगह किसी न किसी मुकाम पे इस ब्रेल की वजह से पहुँचे हुए हैं। तो हमारे दरमियान हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम दाऊद सलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये फैसलाबाद ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, इसके साथ साथ जुबली इंश्योरेंस में जॉब कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। दाऊद साहब, आपकी ज़िंदगी में ब्रेल का आपका क्या किरदार रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, ख़ास तौर पे ब्रेल के हवाले से। ब्रेल जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही एक अहम संग मील साबित हुई, जिसकी वजह से जिसकी आज जो मरूम मिन्नत जो है, मैं आज जुबली तकाफल में एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि अगर ब्रेल होती शायद मे भी मैं इस मकाम पर आज ना होता। तो ये ब्रेल ही है जिसने हमें इस मकाम पर पहुँचाया है। इसके अलावा मैं फैसलाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के एज अ प्रेसिडेंट होने के सभी जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ कि इसको सही तरीके से निभाऊँ। तो ब्रेल ने बहुत कुछ बदला और ब्रेल ने ही हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस मकाम पर बैठे हैं आपके सामने और आपसे जो है वो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं हाफिज़ बिलाल हसन साहब से, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ब्रेल ने अब तक इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई और ब्रेल की वजह से ये किस मुकाम तक है। जी बिलाल साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया लाली आपका कि आपने आज ब्रेल डे के मौका पर ब्रेल बेसिकली ब्रेल ने हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत अहम रोल अदा किया। जब हम स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट की और स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक, तो पहले ये होता था कि जब बुक्स नहीं थी से और बीए में बुक्स नहीं थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बुक्स नहीं थी मतलब ब्रेल में। तो जैसे ही वो ब्रेल में कन्वर्ट हुई और अब जो है वो लोग यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो है वो इसको जो है वो अपने यूज़ कर रहे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में भी और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी। ये बहुत बड़ा एक काम था जो न्यूज़ ब्रेल हमारे चल गया। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। और आखिर में अनवर साहब से बात करते हैं। सर, आप थोड़ा सा ये बताएं कि ब्रेल हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अब तक हमने इस राइटिंग सेटअप के थ्रू बहुत कुछ हमने अचीव किया है। मज़ीद हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम PPSC का टेस्ट हमारे दोस्त देने जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में जितने ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनको राइटर की मदद से पेपर देने पड़ते हैं। तो किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है और ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है इस ब्रेल की वजह से? जैसा कि हम पहले गुफ्तगू में कह चुके हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ब्रेल ने इंकलाब लाया है। तो मैं इस मौका पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबा में जहाँ भी लिखने पढ़ने का कोई अमल दखल है तो वहाँ पे ब्रेल राइटिंग में भी ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकें, पढ़ भी सकें। और जितनी अद्वियात आती हैं या दूसरी खुर्दो नोश की अशिया मार्केट में आती हैं या फिर साइन बोर्ड्स हैं, तो उन पे ये मुमकिन बनाया जाए कि ब्रेल राइटिंग में चीज़ों को वहाँ पे लिखा जाए ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी खरीद सकें और हम अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ हम इंडिपेंडेंटली मूव भी साइन बोर्ड पढ़ने के बाद कर सकें, जो बाकी दुनिया में मौजूद है लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी कमी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आला अपने इक़्तिदार के जो लोग हैं हमारे उनसे कि वो इसको मुमकिन बनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब केक सेरेमनी, हम केक भी काटेंगे और इंजॉय भी करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। तो आखिर में इससे पहले कि हम केक सेरेमनी की तरफ जाएं, मैं हमजा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनके पास एक ब्रेल में लिखी तहरीर है जो कि शायद आप कैमरे से ना देख सकें चूँकि बहुत बारीक लिखा हुआ होता है, लेकिन हमजा साहब से दरख्वास्त है कि वो कुछ ना कुछ हमें ब्रेल राइटिंग के थ्रू कुछ ना कुछ हमें पढ़ के भी बताएँ कि
इसको कैसा पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है? हमें अपनी उंगलियों से महसूस करके बिलाल साहब, ये राजेश मोहन जी हमारे दोस्त हैं, नाबीना शायर हैं, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उन्हीं के 2 शेर मैंने ब्रेल राइटिंग तर्ज तहरीर को इस्तेमाल करते हुए लिखे थे। मैं महसूस करके पढ़ के नाज़रीन से नज़र करता हूँ कि दिल जैसा निगाहों को हुनर क्यों नहीं आता, दिल जैसा निगाहों को हुनर क्यों नहीं आता, महसूस जो होता है नज़र क्यों नहीं आता। सुनता हूँ मैं साथी कोई मंजिल पे खड़ा है, सुनता हूँ मैं साथी कोई मंजिल पे खड़ा है, साथी है तो दौरान सफ़र क्यों नहीं आता। बहुत खूब हमें साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम जाएंगे